हेलो टेंथीज, कैसे हैं आप और कैसी आपकी तैयारी चल रही है एसएसटी की। आई थिंक आपका पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए। आप सब लोगों को पेपर फूड के आना है। तो इसी बात पे हम शुरू करते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन भुवनेश्वर रीजन से जो टीजीटी टीचर्स हैं उन्होंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किए हैं, कुछ पेपर सेट किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, शेयर कीजिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल पाए और आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कीजिए सारे क्वेश्चन आंसर्स को, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए वही 2 आवर्स का है। सेक्शन 1 देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। हाउ डिड द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो हमें आगे कितना मार्क्स दिख रहे हैं, 2 मार्क्स दिख रहे हैं। तो बच्चा लोग आपको कितने पॉइंट्स कवर करने हैं, यू हैव टू कवर 2 पॉइंट्स, 2 और 3, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स, राइट। सो आंसर इज बाय नॉवेल्स आनंद मत। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप्ड नेशनलिज्म इन इंडिया, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, सब एकजुट हो गए थे, सब इससे कि नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना लोगों में एकजुट होते हुए देशभक्ति की भावना डेवलप हो गई थी। कैसे, तो कैसे हुआ था, बाय नॉवल आनंद मत। ठीक है, हिम्स गाई गई, वंदे मातरम, इमेजेस बनाई गई, भारत माता की इमेज बनाई गई, राइट। फोक टेल्स किसने वो मतलब लिखे हैं, नतेशा शास्त्री। शॉर्ट स्टोरीज सुनाई गई लोगों को, फ्लैग्स के थ्रू देशभक्ति की भावना लोगों में जागृत की गई। पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। और सारे लोग आगे आए कि हमें क्या करना है, देश को फ्री करना है, ठीक है, ब्रिटिशर्स को भगाना है। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कलेक्टिव सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ठीक है, विच डेवलप नेशनलिज्म, राइट। नेक्स्ट है कि व्हाट इज ट्रेड एंड हाउ इंटरनेशनल ट्रेड इज डिफरेंट फ्रॉम द लोकल ट्रेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने जैसा कि देखा होगा कि आपका एनसीईआरटी में जो बैक क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा, वो हम लोग स्किप कर देते हैं। हम बहुत सारे रिफ्रेशर्स को कंसीडर करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे को लगता है ये जो पेपर सेट हुआ है ये आपके एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन से ही सेट हुआ है, राइट। सो अब यहाँ पे ट्रेड क्या है और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो लोकल ट्रेड से अलग कैसे है, राइट। तो देखिए, पहले तो हम ट्रेड की बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड। ठीक है, कुछ भी हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का अमंग द पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज, उसको हम बोलते हैं ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और लोकल ट्रेड क्या होता है, ट्रेड विद इन द कंट्री। ठीक है, ट्रेड आउटसाइड द कंट्री जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड। और ट्रेड विद इन अ कंट्री होगा वो लोकल ट्रेड। तो ये बहुत ईजी सा है, बहुत ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको आंसर्स दिए गए हैं, आपको बहुत ईजिली आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी। सो आंसर इज अ पार्टी सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन सी पार्टी, वो पार्टी जो कि कितने वोट सिक्योर करे, 6% जो है टोटल वोट्स का 6% सिक्योर करे एक इलेक्शन में टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, और एटलीस्ट 2 सीट्स उसकी रिकॉग्नाइज हो एज अ स्टेट पार्टी। ठीक है, सेकेंड देखिए, नेशनल पार्टी क्या होगी, a party that secures at least 6% of the total votes in लोक सभा इलेक्शंस। ठीक है, 6% सीट्स जो हैं सिक्योर होनी चाहिए, उसकी टोटल वोट्स होने चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो लोकसभा इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स में, जैसा कि हमने ऊपर देखा था 2 स्टेट्स दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 4 स्टेट्स एंड एटलीस्ट 4 सीट्स होनी चाहिए लोकसभा में, इज रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी, राइट। अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द रूरल पुअर, या एक्सप्लेन द एसएचजी, इसका शॉर्ट फॉर्म भी आता है एसएचजीज, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। तो बच्चों देखो इसका आंसर क्या होगा, इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सो मेनी न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। तो रिसेंट ईयर्स में हम देख सकते हैं कि जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारे नए नए वेज तैयार किए हैं, ट्राई किए हैं, है ना, फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। सो आइडिया यहाँ पे क्या है, एसएचजी की हम बात करें तो द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, इन पर्टिकुलर वुमेन, इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ताकि वो क्या करें, दे पूल देयर सेविंग्स। ठीक है, पूल मीन्स दे कलेक्ट देयर सेविंग्स। ठीक है, और वो क्या करेंगे, अब हम बात करते हैं एसएचजी है क्या। अ टिपिकल एसएचजी हैज़ 15 to 20 मेंबर्स। ठीक है, यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड और यूजुअली बिलोंगिंग टू द सेम विलेज, राइट, हु मीट एंड सेव रेगुलरली। ठीक है, टिपिकल एसएचजी में कितने होंगे, मिनिमम 15 मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम 20 मेंबर्स होंगे।
जो कि एक ही नेबरहुड को बिलोंग करते हों या एक ही विलेज को बिलोंग करते हों, और वो क्या करते हैं, वो मिलते हैं और सेव करते हैं रेगुलरली। इट्स लाइक किटी, राइट। सेविंग पर मेंबर जो होता है वो वेरी करता है 25 रुपीज़ से 100 रुपीज़, और इससे ज़्यादा भी वो क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं वहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। तो उनकी सेविंग के अकॉर्डिंग वो उतना ही पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। सो मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम अदर ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। सो मेंबर्स जो हैं वो स्मॉल लोन्स ले लेते हैं ग्रुप से ही अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि एसएचजीज के नाम से ही लोन प्रोवाइड करता है बैंक, तो इनको जो इनफॉर्मल सोर्सेस है उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। और बच्चों आपको एक क्वेश्चन और लर्न करना है, डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल लोन्स एंड इनफॉर्मल लोन्स, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, जो भी आप बोलो, ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डेटाबेस क्वेश्चन है, रीड द डेटा इन द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। व्हाई इज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट? तो आंसर क्या आएगा, बिकॉज स्टील इज यूज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन एंड की इंडस्ट्री, ठीक है। फिर आपको पता है कंपेयर द स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया एंड चाइना, विच कंट्री इज प्रोड्यूसिंग मोर स्टील? सो आंसर इज चाइना, ठीक है। ये आपका यहाँ पे डायग्राम मिसिंग है बच्चों, मैं आपको ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी पे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सो आंसर इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया supervises the functioning of formal sources of loans. For instance, we have seen that banks maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive as CRR, cash reserve ratio वो maintain करते हैं, that is 15% of the deposits, ठीक है। ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी बैंक से अगर कोई पैसा मांगने आ जाए, कोई डिपॉजिटर अपना पैसा डिपॉजिट किया करके गया है, मान लीजिए किसी ने 10 लाख डिपॉजिट किए हैं, लेकिन उसको 5 ईयर्स के लिए उसने डिपॉजिट कर दिया, लेकिन अचानक से उसको अगर ज़रूरत पड़ जाए तो बैंक क्या करती है कि वो 10 लाख जो उसने डिपॉजिट किए थे वो सारा जो है वो 10 लाख का 10 लाख की बैंक क्या करेगी, एडवांस नहीं करेगी लोन, ठीक है। उसमें से कुछ पार्ट ऐसा कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन किया जाता है, बैंक के पास में जितना भी डिपॉजिट आता है उसका बैंक कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करता है, ताकि मतलब हम ये बोल सकते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम, मतलब बैंक को आगे फर्दर प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े अगर कोई भी पैसा अपना विड्रॉ करने आ जाए, ठीक है। फिर देखिए आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स, ठीक है, इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। सिमिलरली जो आरबीआई है वो देखता है बैंक जो है वो लोन्स दे रहे हैं ना कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए उन ट्रेडर्स को या उन बिजनेसेस को, बल्कि छोटे छोटे कल्टीवेटर्स को भी बैंक क्या कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू स्मॉल बोरोवर्स, पीरियडिकली जो बैंक हैं उनको सबमिट करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन टू द आरबीआई कि वो कैसे लेंडिंग कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं और किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और में है, ये चॉइस में दिया गया है, व्हाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड्स स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। देखिए इसका एक ऑप्शन आएगा लैक ऑफ कोलेटरल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। क्यों रूरल जो हाउस होल्ड्स हैं वो स्टिल डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सोर्सेज पे? क्योंकि एक तो कोलेटरल नहीं है उनके पास में, दूसरा देखिए बैंकिंग सिस्टम जो है इनएक्सेसिबल है फॉर देम, और प्रोसेस जो है वो लोन का वो काफ़ी लेंदी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द सॉल्ट मार्च, हाउ इज इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो सॉल्ट मार्च क्या है और कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था एज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी लेटर वॉज एन वे एन अल्टीमेटम दिया था, इफ डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11th of March, द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने लेटर लिख के दिया था, किसको दिया था? इरविन को, एक अल्टीमेटम के तौर पे कि अगर उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हुई 11 मार्च तक तो लेटर जो है वो उसमें जो कांग्रेस है वो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेगी। और इन जो इरविन थे वो चाहते ही नहीं थे कि वो नेगोशिएट करे, राइट। सो महात्मा गांधी ने क्या किया था, स्टार्ट किया था हिज फेमस सॉल्ट मार्च accompanied by 78 of his volunteers, ठीक है। इसमें 78 वॉलंटियर्स थे। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स का इन्होंने मार्च किया था फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती, द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ दांडी, ठीक है। द वॉलंटियर्स वॉक कितने डेज के लिए उन्होंने वॉक किया था, ये भी आ सकता है 24 डेज के लिए, अबाउट 10 miles a day. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped. He told them what he meant by Swaraj and urged them peacefully defy. On 6 of April वो डांडी पहुंचे थे और सेरेमनली उन्होंने वॉयलेट किया था लॉ और मैन्युफैक्चरिंग किया था सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, ठीक है।
सो ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों, टाइम बहुत कम है। What are the challenges of the political party in India and how political party be reform? तो देखिए क्या क्या चैलेंजेस है। एक तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, डायनेस्टिक सक्सेशन है, यूज ऑफ मनी एंड म्यूजिक, मसल पावर है, यहाँ पे म्यूजिक नहीं है एक्चुअली वो मसल पावर है, एंड लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। सो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और उसको कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, एंटी डिफेक्शन लॉ से और कंडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक ऑर्डर पास, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें कि इन्फ्लुएंस जो है मनी और क्रिमिनल्स का, ठीक है, मसल पावर का, वो रिड्यूस होना चाहिए। और ये इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम, ठीक है। तो एफिडेविट उनको मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में कंटेस्ट करेगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया कि उनको एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा कि उनके पास में कितनी प्रॉपर्टी है और कितने क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट चल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी की तरफ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, 5 marks ईच। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ इज डेमोक्रेसी एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट? हाउ डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। देखिए इसमें आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से क्वेश्चन लिया गया है और इसमें ना 2-3 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। अगर आपने ये क्वेश्चन कवर कर लिया, मान लीजिए 2 marks में आ गया, 3 marks में आ गया, तो यू कैन डू इट, राइट। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर हम चलते हैं। देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो डेमोक्रेसी में ही मिलती है। जैसे इन डेमोक्रेसी वी आर कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव टू कंट्रोल ओवर द रूलर्स। तो डेमोक्रेसी में हम कंसर्न होते हैं, इंश्योर होता है हमारे को कि लोगों के पास में क्या है, चॉइस है, राइट है कि वो अपने लीडर्स को चूज कर सकते हैं और अपने लीडर्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making. तो whenever possible और necessary citizens जो हैं वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि सबको अफेक्ट करता है। Therefore, most basic outcome of democracy जो है it produces a government that is accountable to the citizens and responsible to the needs and expectation of the citizens, क्योंकि हम ही हमारी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं थ्रू वोटिंग, राइट। So it is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. The majority always needs to work with the minority so that government functions to represent the general view. Majority and minority opinions are not permanent. ठीक है, ये necessary है हमारे लिए कि हम अंडरस्टैंड करें कि डेमोक्रेसी जो है एक सिंपल रूल नहीं है कि मेजॉरिटी ओपिनियन ने अपना रूल दे, मतलब सिंपली अपना डिसीजन दे दिया। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी, क्योंकि बिकॉज अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया, तो इंडिया इज हैविंग मेजॉरिटी ग्रुप्स एज वेल एज द माइनॉरिटी ग्रुप्स, राइट। सो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट उसी अकॉर्डिंग फंक्शन करे, तो एक जनरल व्यू है। सो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस जो है वो परमानेंट नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखिए आंसर, पॉइंट देखिए, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। रूल बाय मेजॉरिटी का मतलब है इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट पर्सन्स में हैव, क्या होगा रूल ऑफ मेजॉरिटी में, मीन्स कि कोई भी रिलीजन और लिंग्विस्टिक बेसिस पे मेजॉरिटी फॉर्म नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। किसके बेसिस पे हो रही है, जो लोग सेम ओपिनियन रख रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे मेजॉरिटी फॉर्म हो रही है। फिर देखिए इम्पैक्ट क्या हुआ है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में। वैरायटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं हमारे इंडियन मार्केट में। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू कॉम्पीट विद MNCs, MICs नहीं MNCs हैं ये। और कॉम्पिटिशन बिटवीन द MNCs एंड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर लेड टू द डिक्रीज ऑफ प्रोडक्ट्स। MNCs ब्रिंग्स FDI, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, और न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में आई है। नेक्स्ट देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमंग द प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैज बीन ऑफ एडवांटेज टू द कंज्यूमर्स, पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शन इन द अर्बन एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी यही आंसर कंटिन्यू है आपका। देयर इज अ ग्रेटर चॉइस before these consumers who now enjoy improved quality and lower prices for several products. As a result, these people today enjoy more higher standards of living than was possible earlier. देखिए ग्लोबलाइजेशन अगर नहीं होता, इंटरकनेक्शन इंटरलिंक बिटवीन द टू कंट्रीज नहीं होता, तो हमको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते, हम इंडियन प्रोडक्ट्स ही यूज़ कर रहे होते। तो ग्लोबलाइजेशन होने से हमारे पास में बहुत सारी चॉइसेस आ गई है, क्वालिटी जो है प्रोडक्ट्स की वो इम्प्रूव हुई है और कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, राइट।
फर्स्टली देखिए एमएनसीज क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है उन्होंने ओवर द पास्ट 20 ईयर्स, विच मीन्स कि इन्वेस्टिंग इन इंडिया उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है. MNCs have been interested in industries such as cell phones, automobiles and electronics, soft drinks, fast food or services such as banking in urban areas. ये जो प्रोडक्ट्स हैं have been a number of well of buyers in these industries and services. न्यू जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं और लोकल कंपनीज जो हैं वो सप्लाई कर रही है रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज को. तो इससे क्या हो रहा है, ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये प्रॉस्पर होती जा रही है मेरे बच्चों. ठीक है, नेक्स्ट है क्या, हाउ डिफरेंट फैक्टर्स इनेबल ग्लोबलाइजेशन. तो आंसर क्या आएगा, क्या क्या है भाई फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेक्शन डी पे, व्हाट इज सत्याग्रह. तो आपको बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ. ठीक है, सेकेंड देखिए 11.2, हाउ सत्याग्रह रिमेन एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट ईविल. तो सत्याग्रही जो प्रैक्टिशनर्स है सत्याग्रह के, उन्होंने करेक्ट इंसाइट दिया है टू द रियल नेचर ऑफ ईविल सिचुएशन बाय ऑब्जर्विंग अ नॉन वायलेंस ऑफ द माइंड, बाय सीकिंग ट्रुथ in a spirit of peace and love and by undergoing a rigorous process of self scrutiny. ठीक है, जो सत्याग्रही हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं सत्याग्रह के, उन्होंने क्या किया है, करेक्ट इंसाइट दिया है रियल नेचर क्या है ईविल सिचुएशन का, बाय ऑब्जर्विंग नॉन वायलेंस. गांधी जी क्या चाहते थे कि अगर हम सही हैं, हमारा पर्पज सही है, तो हमें हिंसा करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो देखिए हाउ सत्याग्रही सीक टू कॉन्कर बाय फॉलोइंग सत्याग्रह. सत्याग्रह सीक to conquer through conversion. In the end, there is neither defeat nor victory, but rather a new harmony. Examine the transformation of transport system in India from rail-dominated transport to road-dominated transport. कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है, पहले खाली रेलवेज थे, उसके बाद में अब क्या हुआ है, रोडवेज भी हैं. What are the limiting factors of transport in India? Infrastructure bottlenecks such as lack of roads and railways network and aircrafts are the limiting factors. How the future requirement of transport can be solved by proper planning. So the scenario analysis shows that efficiency improvements can reduce future energy and consumption and CO2 emissions by 26%. ठीक है, तो यहाँ पे जो सिनेरियो एनालिसिस है वो हमें बताता है एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं फॉर द फ्यूचर एनर्जी कंजम्पशन, क्योंकि CO2 एमिशन हो रहा है बाय 26%. इफ द मॉडल स्प्लिट इज प्रमोटेड इन फेवर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स, rail and public road transport, about 45% reduction in energy requirements and CO2 emission is expected. Now section E आ गया आपका, ये मैप वाला है आपका. ठीक है, तो देखिए इसमें आपका एक तो ये आया है नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक आपका पुणे का पूछा है, इसमें एक नाम रूप पूछा है. तो ये आपको लर्न करना है क्योंकि मैंने आपका सॉल्यूशन खोल के आपको ये करवाया है. जो पेपर है वो एक्चुअली मैं आपको अभी गो थ्रू करवा देती हूँ पेपर को. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. सो इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, मैं और अभी सैम्पल पेपर डालने वाली हूँ, प्लीज़ गो थ्रू इट. और कोई भी आप सैम्पल पेपर मत छोड़िए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सैम्पल पेपर्स. इवन जो केवी संगठन के द्वारा आ रहे हैं वो तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट then do subscribe my channel, hit the bell icon to receive more updates and share this video with your friends and colleagues ताकि उनको भी हेल्प मिले, वो मोटिवेट हों और उनका भी पेपर बहुत अच्छा हो. आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों. पेपर आप 4 के आइएगा, 4 के. ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. ठीक है, टेक रेगुलर ब्रेक्स. ठीक है, डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड स्टडी हार्ड. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.